भाग 107 वादा। आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मंदिर से निकलने के बाद निशा ने उछलते हुए अभिमन्यु को गले से लगा लिया। निशा ने अभिमन्यु के गले लगे हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों साथ में भगवान जी के पास दर्शन करने आए थे। अभिमन्यु उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम कहोगी नहीं तो क्या मुझे समझ नहीं आएगा? तुम्हारे दिल की बात बिना कहे समझ जाता हूँ मैं। निशा ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ते हुए बोली, बिना कहे दिल की बात समझना ही तो प्यार है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, सच कहूं तो मैं आपके साथ मिलकर भगवान जी का धन्यवाद करना चाहती थी, हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाने के लिए और इस जन्म में एक दूसरे के करीब लाने के लिए, आपको पूरी तरह से मेरा बनाने के लिए। हर बात के लिए मुझे आपके साथ आकर भगवान जी को प्यार भरा थैंक यू कहना था। आज आपने मेरी वो विश पूरी कर दी। अभिमन्यु ने भी आगे बढ़ते हुए कहा, ऐसा लगता है अब तो कायनात भी हमारे मन की बात एक दूसरे को बता रही है। प्यार भरी बातें करते हुए दोनों अपनी जीप के पास पहुंच चुके थे। जीप में बैठकर दोनों अपनी अगली मंजिल के लिए निकल गए। दर्शन करने के बाद दोनों के ही चेहरे पर सुकून था। वहां से जो सुकून और सुख प्राप्त हुआ था वो काफी अलग था। 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद निशा और अभिमन्यु एक जगह पर पहुंचते हैं। दोनों जीप से बाहर निकलते हैं। अभिमन्यु निशा का हाथ थामे आगे बढ़ता है। दोनों एक बहुत ही सुंदर से लेक पर आए थे। लेक के बीचों बीच एक टेबल और चेयर फ्लोट कर रही थी जिस पर खाना लगा हुआ था। सब कुछ थमा हुआ सा था। वहां तक जाने के लिए लकड़ी का ब्रिज बना हुआ था। अभिमन्यु और निशा ब्रिज पर चलते हुए टेबल चेयर तक पहुंचते हैं और बैठ जाते हैं। निशा आसपास देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसे मोमेंट्स को एक्सपीरियंस कर पाएगी। उसके लिए तो ये सब सपने जैसा था, पर अभिमन्यु ने निशा के लिए हर एक सिंपल से सिंपल मोमेंट भी स्पेशल बना दिया था। निशा बहुत प्यार से अभिमन्यु को देखने लगी। अभिमन्यु उसकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोला, ऐसे क्या घूर रही हो, मुझे खाने का इरादा है क्या? निशा ने मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए कहा, हाँ लेकिन प्यार से खाना है। निशा का जवाब सुन अभिमन्यु हैरत से उसे देखने लगा। उसके हाथ निशा को खाना सर्व करते हुए थम गए। उसे निशा से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने फिर अपने हैरत भरे भावों को बदलकर मुस्कुराहट लाकर कहा, सोच लो, अगर तुम मुझे खाना चाहोगी तो मैं भी तुम्हें खाने की ही चाहत रखूंगा। निशा ने अभिमन्यु की बात सुनकर मुस्कुराते हुए नजरें फेर ली, जिसका साफ अर्थ था कि अब वो अभिमन्यु की शिद्दत से भरी नजरों का सामना नहीं कर पा रही है। अभिमन्यु उसकी इस अदा पर खुलकर मुस्कुरा दिया और बोला, मिसेस मित्तल, अब तक तो बहुत बोल्ड बना जा रहा था, अब क्या हुआ? निशा ने नजरें चुराते हुए कहा, बहुत ही बेशर्म हो आप। अभिमन्यु अब उसे खाना फिर से सर्व करते हुए बोला, इसे बेशर्म होना नहीं बल्कि प्यार में डूबना कहते हैं। निशा अब कुछ ना कह सकी। अभिमन्यु अब चम्मच से चावल लेकर निशा की तरफ बढ़ाता है तो निशा खा लेती है। इसी तरह दोनों एक दूसरे को खाना खिला देते हैं। लंच करने के बाद अभिमन्यु बोला, चले अगली मंजिल पर। निशा ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं अभी नहीं, हम कुछ और देर यहाँ ठहर सकते हैं। अभिमन्यु ने मुस्कुरा कर कहा, इफ यू वॉन्ट देन यस। निशा मुस्कुरा दी। दोनों अब ब्रिज के किनारे पर नीचे पैर लटकाकर बैठ गए। क्योंकि ब्रिज बीच में से हल्का ऊपर की तरफ कर्व था तो दोनों के पैर भीगे नहीं। हल्की हल्की हवा दोनों को सुकून पहुंचा रही थी। निशा ने अपना सिर अभिमन्यु के कंधे से टिका दिया। निशा ने कहा, शुरू से ही मुझे जिंदगी में बहुत भागा भागी रहती थी। कभी लगता ही नहीं था कि मैं कभी भी कहीं सुकून से बैठूंगी। कभी ये ठहराव जिंदगी में आएगा भी कि नहीं पता नहीं था। मैंने तो बल्कि ऐसे ख्वाब भी नहीं देखे जो कभी पूरे ना हो सके। हर पल यही अरदास रहती थी कि फैमिली खुश रहे। ऐसा नहीं था कि उनका कोई मुझ पर जुल्म था, बल्कि वो तो मना करते थे इतना स्ट्रेस लेने से। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं खाली हाथ बैठी तो दिक्कत होगी ही, इसलिए उनसे दूर रहने चली गई चंडीगढ़। क्योंकि जानती थी जब तक उनके सामने रहूंगी वो मुझे इतना स्ट्रेस में और ये इतना काम करते नहीं देख पाएंगी। आपको पता है, मम्मी जी जब भी मेरी शादी की बात करती थी तो मैं उन्हें कहती थी कि मैं उनका बेटा बनकर उनके साथ रहूंगी, उनके पास, और शादी सिर्फ दिशा की होगी या फिर लड़का घर जमाई आएगा। पर मैंने कभी भी भगवान के आगे अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना नहीं की, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन फिर मिस्टर अभिमन्यु मित्तल आए। अभिमन्यु, जो कि खामोशी से निशा की बातें सुन रहा था, ये सुनकर मुस्कुरा दिया। मेरी जिंदगी में तहलका मचाने, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन आप तहलका मचाने नहीं आए थे, बल्कि मेरी जिंदगी में ठहराव लेकर आए थे। आपसे जब पहली बार मिष्टी की शादी पर मिली तो मेरे दिल में आपके लिए पहली धारणा आई कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड है, आपको अपने अमीर होने पर घमंड है। फिर हम दोनों जब मुंबई में मिले और फिर जब आपकी फैमिली से मिली, आपके परिवार से मिली, आपको करीब से जाना तो समझा कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड तो है ही नहीं और ना ही आपको अमीर होने का कोई घमंड है। आप बस अपने दिल का हाल, अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते।
आप दिल के बुरे नहीं हो, आपको कुछ घटनाओं ने बुरा बना दिया है। आप खुद से नहीं बल्कि खुद से जुड़े लोगों से ऑब्सेस्ड है। मिस्टर मित्तल, आपने मेरी जिंदगी में ठहराव लाया, सुकून लाया और खुशियां भी, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु के होठों पर मुस्कान बिखरी हुई थी निशा की बातें सुनकर। उसने सिर घुमाकर अपने कंधे पर टिके निशा के सिर को चूमा और कहा, और तुमने मेरी बेरंग और अधूरी जिंदगी को रंग से भरकर पूरा कर दिया है, और ना ही सिर्फ जिंदगी को बल्कि मेरी फैमिली को भी। निशा मुस्कुरा दी। उसने अब कसकर अभिमन्यु का हाथ थाम लिया। अभिमन्यु ने निशा का हाथ अपने होठ से चूम लिया। निशा कुछ सोचकर अब सीधी होकर बैठ गई। अभिमन्यु उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। निशा ने हाथ ही छुड़ा लिया था। निशा ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, एक वादा कीजिए, कोई भी बात हो, सुख की या दुख की, आप मुझसे शेयर करेंगे, अपने दिल में दबा कर नहीं रखेंगे। दिल में बातें दबाने से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, और मुझे आप चिड़चिड़े बिल्कुल नहीं पसंद। आप मुझे ऐसे मुस्कुराते हुए ही पसंद है। अभिमन्यु मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में देकर कहता है, वादा, आज से तुम मेरी इंसानी डायरी हो। उसकी इस बात पर निशा हंस दी। वो फिर से उसके कंधे पर सिर टिकाकर बैठ गई। अभिमन्यु ने भी उसे कमर से थाम लिया। दोनों वहां 4 बजे तक बैठे रहे। फिर दोनों वहां से निकल गए। निशा ने जीप में बैठे हुए कहा, आपसे एक बात पूछूं? अभिमन्यु ने सामने रास्ते पर देखते हुए कहा, हाँ, आपके और पार्थ भाई के बीच क्या मसला है? निशा का सवाल सुन अभिमन्यु का चेहरा कुछ पलों के लिए ब्लैंक हो गया, जिसे निशा ने भी नोटिस किया। अभिमन्यु की आंखों के सामने एक लड़की की तस्वीर उभरने लगी। उसने गाड़ी साइड पर रोकी और खुद की भावनाओं को संयमित करके कहा, निशा, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगा, पर अभी नहीं, पर बहुत जल्द। अभिमन्यु ने उसकी तरफ चेहरा करके उसकी आंखों में देखकर कहा। निशा ने उसकी आंखों में देखकर सिर हिला दिया। दोनों कुछ देर बाद एक चाय के स्टॉल पर रुके। दोनों ने वहां से चाय पी और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद दोनों अपनी चौथी मंजिल पर पहुंच गए। दोनों जीप से उतरे। दोनों एक खुले मैदान जैसे एरिया में थे, जहां से हॉट एयर बलून उड़ रहे थे। निशा ये सब देख एक्साइटेड हो गई। अभिमन्यु की स्टाफ से पहले से ही बात हो चुकी थी। दोनों को सम्मान पूर्वक स्टाफ ने एक बलून में चढ़ाया। उनके साथ बलून को कंट्रोल करने के लिए एक आदमी भी था, जिसकी पीठ दोनों की तरफ। दोनों कुछ ही पलों में आसमान में थे। आसमान में और भी बलून्स थे। निशा अभिमन्यु की तरफ मुड़ी हुई थी। अभिमन्यु की नजरें जैसे ही सामने की तरफ गई, उसने निशा को भी उस तरफ घुमा लिया। सामने का नजारा देख निशा उस नजारे में ही खो गई। सामने सूरज डूब रहा था। पूरा वातावरण सूरज की ढलती लालिमा में डूबा हुआ था। वहां से नीचे का नजारा और भी खूबसूरत था। अभिमन्यु ने निशा को पीछे से बाहों में अच्छे से कस लिया और कान के पीछे अपने होठ सटा दिए। निशा के पूरे बदन में सिहरन हो उठी। सच में आज का दिन निशा के लिए काफी यादगार था। जिस लड़की ने सूरज उगते ढलते की कभी परवाह नहीं की, आज उसने दोनों नजारों को एक्सपीरियंस किया। निशा सूर्यास्त में पूरी डूब चुकी थी। कानों में चिड़ियों की चहचहाट की आवाज आ रही थी, जो कि अपने अपने घर को रवाना हो रही थी। ढलते सूरज के सामने से चिड़ियों का गुजरना और भी मनमोहक दृश्य था ये। सच, प्रकृति को आप जितना महसूस करो, आप उतना ही उसमें खोते जाओगे, जो इस वक्त निशा के साथ हो रहा था। अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसे मोमेंट्स को जीना हर लड़की का ख्वाब होता है, और अभिमन्यु ने निशा के उन ख्वाबों को भी पूरा कर दिया, जिनके उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखे थे। या और भी कुछ प्लान किया है अभिमन्यु ने निशा के लिए? क्या क्या करेगा अभिमन्यु अगले 3 दिनों में? क्या होगा अभी और निशा के बीच की इस बेइंतहा मोहब्बत का अंजाम? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 108। तुम मेरी जान लेकर ही मानोगी। हर एक जगह बेस्ट है। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। मैंने एक दिन में इतना सब कभी नहीं किया। आज मुझे आपसे प्यार करने का एक और बहाना मिल गया। आई लव यू सो मच अभी। प्रकृति को आप जितना महसूस करो, आप उतना ही उसमें खोते जाओगे, जो इस वक्त निशा के साथ हो रहा था। अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसे मोमेंट्स को जीना हर लड़की का ख्वाब होता है, और अभिमन्यु ने तो निशा के उन ख्वाबों को भी पूरा कर दिया, जिनके उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखे थे। एक के बाद एक लगातार मिलते सरप्राइज के कारण निशा का दिल खुशी से भर गया था। वो काफी ज्यादा खुश महसूस कर रही थी, और इसलिए वो अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करने से रोक ही नहीं पाई। निशा की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। निशा को तंग करने के मन से बोला, अच्छा जी, इसका मतलब बिना सरप्राइज के ये प्यार समझ ही नहीं आता क्या? अभिमन्यु की बात सुनकर निशा ने उसकी तरफ आके ऊंची करके देखा और सर झुकाते हुए बोली, ऐसा नहीं है, आपको तो बस मुझे तंग करने का मौका चाहिए। मैं आपसे अपने दिल की बात कह रही हूँ, और आप है कि मुझे ही परेशान करने में लगे हैं। निशा की बात सुनकर अभिमन्यु निशा के करीब आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आई नो यू आर वेरी इमोशनल एट दिस मोमेंट, इसलिए तो मैं थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रहा था।
निशा सच में इस वक्त काफी ज्यादा भावुक थी और वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि आज के दिन की तरह उसकी जिंदगी में कभी कोई दिन नहीं था। वो अभिमन्यु से बोली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए इतना कुछ प्लान कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द एफर्ट्स मिस्टर मित्तल। शाम धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। कुछ ही देर में सूरज पूरी तरह से डूब गया तो हल्का हल्का अंधेरा छाना शुरू हो गया। प्यार भरी बातें करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। निशा अभी डूबते हुए सूरज की तरफ देख रही थी और अपने मन की बातें अभिमन्यु से कहे जा रही थी, लेकिन अभिमन्यु की निगाहें तो जैसे एक टक निशा पर ही टिकी हुई थी। अभिमन्यु ने निशा को खुद की तरफ घुमाया। निशा सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अभिमन्यु ने उसे आंखों से ही इशारा किया और निशा समझ गई कि आखिर अभिमन्यु उसे क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद जैसे ही अभिमन्यु ने निशा की कमर को कसकर थामकर अपनी तरफ खींचा तो निशा उसके सीने से लग गई। एक पल के लिए दोनों लिपट कर एक दूसरे की सांसें महसूस करते रहे। इसके बाद अगले ही पल अभिमन्यु ने एक टक उसकी निगाहों में निगाहें डालकर उसके होठों पर होठ रख दिए। निशा तो उसके इस एक्शन पर चौंक गई। एक क्षण को वो ठिठक सी गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पल वो क्या करे, लेकिन अभिमन्यु खुद को रोकने के मूड में नहीं था। अभिमन्यु के हाथ अब कमर से निशा की गर्दन तक पहुंच गए थे। वो पूरी शिद्दत से निशा की सांसों में घुल रहा था। निशा ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। दोनों ही उस पल में खो चुके थे। कुछ पल बाद जब निशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, अभिमन्यु ने उसके होठों से अपने होठ अलग कर दिए। निशा नजरें झुकाए गहरी सांसें भर रही थी। अभिमन्यु एक टक उसके लाल चेहरे को देख रहा था। उसने निशा के माथे को शिद्दत से चूमा और कान के पास होठ लाकर कहा, मेरी जान, लव यू सो मच। इसके बाद उसने अपने होठ नीचे की तरफ सरका दिए और उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए उसने निशा की गर्दन के पास चूमना शुरू कर दिया। उसके इन लफ्जों से निशा के होठों पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। उसने अब अपने सिर को उसके सिर से लगा लिया। कुछ ही पलों में दोनों जमीन पर थे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। जीप में बैठकर दोनों रवाना हो जाते हैं। अंधेरा छा गया था। अभिमन्यु ने पूछा, डिनर में क्या खाना चाहती हो? निशा ने झट से जवाब दिया, एनीथिंग। अभिमन्यु ने हल्की शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, तो मुझे ही खा लो। अभिमन्यु की शरारत भरी बात सुनकर निशा ने उसके कंधे पर हल्के से मारा। फिर निशा ने कहा, कुछ सिंपल ही खाना है। अभि ने तत्काल कहा, जो आपका हुक्म। 1 घंटे बाद जीप एक होटल पर अभिमन्यु रुकता है। दोनों वहाँ डिनर करते हैं। 8:30 बजे तक दोनों वहाँ से निकल गए। निशा ने कहा, अभी अब कहीं नहीं घूमना, मैं बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। अभिमन्यु ने उसकी तरफ एक नजर देखा तो निशा के चेहरे से उसकी थकान का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसने फिर सामने देखते हुए कहा, अभी नहीं। निशा ने हैरत से कहा, अब कहाँ जाना है? अभि ने फिर उसकी शातिर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अभी मोहब्बत की दुनिया में जाना है मेरी अर्धांगिनी। निशा उसकी इस बात को समझ गई पर कुछ बोल ना सकी। उसने चेहरा उससे फेर लिया और मुस्कुरा दी। अभिमन्यु के होठों पर भी मुस्कान आ गई थी। अभी उन्हें रिजॉर्ट में पहुंचने में 15 मिनट थे कि बारिश शुरू हो गई। क्योंकि जीप ओपन थी तो दोनों का भीगना जायज था। ये देख अभिमन्यु ने स्पीड बढ़ा दी। दोनों बारिश में भीगते हुए रिजॉर्ट पहुंचे। वहाँ उनका सामान अभिमन्यु ने पहले ही पहुंचवा दिया था और अपने कॉटेज की चाबी उसे मैनेजर ने बाहर से ही दे दी। अभिमन्यु निशा को अपनी बाहों में समेटते हुए बारिश में भीगते हुए कॉटेज की तरफ ले गया। अपने कॉटेज में एंटर करते ही उसने डोर लॉक किया और बाथरूम से 2 टॉवल लेकर एक टॉवल निशा को दिया और एक खुद ने ले लिया। दोनों अपने अपने बाल पोंछने लगे। कॉटेज बहुत ही प्यारा था। एंटर होते ही लॉबी थी जिसमें सोफे लगे हुए थे और आगे बढ़ते हुए साइड में बाथरूम का दरवाजा और साथ में ही बैग्स रखने की जगह थी जहाँ उनके बैग्स थे। फिर आगे बढ़कर बेड था और फिर दूसरी तरफ एक दरवाजा था बालकनी का। दोनों इस वक्त लॉबी में ही खड़े थे। दोनों नहीं आते ही अपने सैंडल और शूज उतार दिए थे। अभिमन्यु की नजर अपने बाल पोंछते हुए निशा पर पड़ी तो उस पर उसकी निगाहें टिक गई। भीगने के कारण निशा के बाल उसके चेहरे से चिपक रहे थे। चेहरे पर, गर्दन पर और कमर पर बारिश की बूंदें थमी हुई थी। भीगे शरीर के कारण साड़ी उसकी बॉडी से चिपक गई थी। उसका फिगर अच्छे से उभर रहा था। निशा अपने बाल पोंछते पोंछते ही उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई तो अब उसकी पीठ अभिमन्यु के सामने थी जिस पर पानी की बूंदें ठहरी हुई थी। अभिमन्यु से अब रहा नहीं गया और उसने अपना टॉवल सोफे पर फेंका और हौले हौले कदमों से निशा की तरफ बढ़ने लगा। वो निशा के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसने अपने होठ निशा की पीठ की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही निशा को किसी की सांसों का एहसास हुआ उसके हाथ रुक गए। अभिमन्यु ने निशा के कंधों को कसकर थामा और झुककर ठहरी बूंदों को अपने होठों के कैद में ले लिया। इस एहसास से निशा की आंखें बंद हो गई। उसने अपने हाथ में अपनी साड़ी को कसकर भींच लिया था। हौले हौले अभिमन्यु अपने होठ निशा की पीठ पर घुमाने लगा। अभिमन्यु पूरी पीठ को चूमने के बाद उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। उसने जैसे निशा की गर्दन पर अपने होठ रखे, निशा के मुंह से आह निकल गई। अभिमन्यु ने अब निशा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने तरफ पुश किया तो निशा की भीगी हुई पीठ अभिमन्यु की गीली शर्ट जो कि उसके जिस्म से चिपक चुकी थी उससे लग गई।
अभिमन्यु ने निशा के बालों को एक तरफ करके गर्दन पर अपने होठ रख दिए। निशा इस एहसास में खो चुकी थी। अभिमन्यु के होठ गर्दन और कंधे पर अपनी हरकत करते जा रहे थे और निशा के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। अभिमन्यु ने अब एक झटके से निशा को अपनी तरफ घुमाया तो निशा के बाल भी झटक गए, जिससे कुछ बूंदें अभिमन्यु के चेहरे पर पड़ी और उसने आंखें बंद कर ली। निशा की भी आंखें खुल गई थी। वो एक टक अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। लाइट ब्लू शर्ट जो जिस्म से चिपक गई थी, गीले बालों से पानी की बूंदें माथे पर पड़ रही थी। अभिमन्यु इस वक्त बहुत आकर्षक लग रहा था। अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली तो निशा को खुद की तरफ एक टक देखता पाया। उसके गले और क्लीवेज पर ठहरी बूंदों पर जब अभिमन्यु की नजर पड़ी तो उसने उधर से नजर हटाकर निशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मेरी जान लेकर ही मानोगी। उसने ये कहते ही अपने होठ निशा के गले पर ठहरी बूंद पर रख दिए, जो कि अब क्लीवेज की तरफ बढ़ रही थी। निशा ने अभिमन्यु के कंधों से उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। अभिमन्यु अपनी पूरी मोहब्बत से निशा के गले को चूमने लगा। उसने उसके गले पर हल्के से स्किन को दांतों तले लेकर कहा, तो चले हमारी बेइंतहा मोहब्बत की दुनिया में। निशा ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने अब निशा को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की तरफ ले गया। बेड पर लिटाकर उसने लाइट बंद कर दी और अपनी शर्ट उतारकर निशा के होठों पर होठ रख दिए। भीगे बदन की सर्दी उनकी मोहब्बत की गर्मी से शांत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। किस तरफ जा रही है मोहब्बत की ये दास्ता? क्या अभी और निशा की इस मोहब्बत को लगेगी किसी की नजर, या जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे दोनों? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 109 एक्सपेक्टेशंस। आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे हसीन दिन था। आज की रात भी उससे ज्यादा हसीन होगी निशा। अभिमन्यु निशा को अपनी बाहों में समेटे हुए था और उसके कान के पास हल्के होठ से कह रहा था। दोनों अब एक दूसरे के इतना करीब आ चुके थे कि चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। अभिमन्यु निशा को खुद से अलग नहीं कर सकता था। अभिमन्यु ने अब निशा को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की तरफ ले गया। बेड पर लिटाकर उसने लाइट्स बंद कर दी और अपनी शर्ट उतारकर निशा के होठों पर होठ रख दिए। भीगे बदन की सर्दी उनकी मोहब्बत की गर्मी से शांत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। अब दोनों पूरी तरह से भूल चुके थे कि सारा दिन घूमने से उन्हें कितनी थकान हो चुकी थी। दोनों के शरीर अब एक हो चुके थे और उनकी थकान भी खत्म हो चुकी थी। इस प्यार भरी रात में दोनों इस तरह डूब गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये रात कब बीत गई। नई सुबह नई उमंगों को साथ लेकर आ चुकी थी, लेकिन हमारे प्यारे से लव बर्ड्स अभी भी सो रहे थे। व्हाइट कलर के पर्दे होने के कारण बाहर की धूप बालकनी से आसानी से कमरे में आ रही थी, लेकिन ये हल्की गुनगुनी धूप भी नींद के आगोश में सोए हुए अभी और निशा को जगाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। निशा ने तो अभिमन्यु के सीने में अपना मुंह घुसाया हुआ था, जिस कारण उसे उस धूप से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभिमन्यु के चेहरे पर धूप पड़ रही थी, जिस कारण उसकी नींद में अब अड़चन पैदा होने लगी थी। और काफी देर तक खुद को उससे बचाने की कोशिश करने के बाद अभिमन्यु और धूप के बीच धूप की जीत हुई और अभिमन्यु की नींद गुनगुनी धूप में खुल गई। उसने आसपास नजरें घुमाई तो निशा पर उसकी नजरें टिक गई। निशा का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को साइड किया। अभिमन्यु की उंगलियों के चेहरे पर छुअन से निशा ने कसमसाकर अभिमन्यु को और टाइटली जकड़ लिया। अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। उसने अब अपने साइड से अपना फोन उठाया और टाइम देखा तो 6:30 हो रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और निशा के बालों में हाथ घुमाने लगा। निशा अभी भी गहरी नींद में थी। निशा का मासूमियत भरा चेहरा देखकर अभिमन्यु मन में बोला, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे देखते ही रहो। यही सोचते सोचते अभिमन्यु मंत्र मुक्त होकर घंटों तक एक टक निशा को निहारते रहा। 7:30 बजे अभिमन्यु का अलार्म बजा, जिसे उसने बंद कर दिया। उसे अब उठना था, लेकिन उसके उठने से निशा भी उठ सकती थी। उसने आहिस्ता से ध्यान से निशा को बेड पर लिटाया और उसका सिर तकिए पर रखा। फिर अभिमन्यु सीधा होकर खड़ा हुआ और जैसे निशा को देखा तो उसे एक टक देखने लगा। निशा ने अभिमन्यु की ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, जो कि मुश्किल से उसके घुटनों तक पहुंच रही थी। अभिमन्यु ने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी। उसने उसे ब्लैंकेट से ढका और बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद वो बाहर निकला और उसने कॉल करके अपने और निशा के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। उसने अब बाथरूम में जाकर बाथटब में पानी भरने के लिए छोड़ दिया और फिर कमरे में आकर निशा और अपने कपड़े बैग से निकालकर निशा को उठाने लगा, लेकिन निशा बहुत ही गहरी नींद में थी। अभिमन्यु ने फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाथरूम में ले गया। उसने उसे बेसिन के पास बिठाया और उसे एक तरफ से पकड़कर पानी की छींटे उसके चेहरे पर मारी तो निशा ने आंखें खोलनी शुरू की। सामने अभिमन्यु और खुद को बाथरूम में देख वो चौंक गई और बोली, मैं तो सो रही थी, तो यहाँ कैसे? निशा ये कहते वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। अभिमन्यु को उस पर बहुत प्यार आया। उसने उसके गाल को चूम कर कहा, उठ जाओ मिसेस मित्तलब।
निशा बहुत गहरी नींद में थी और उठना ही नहीं चाहती थी, इसलिए जबरन उठाए जाने पर उसका मुंह बन गया। लेकिन अभिमन्यु ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी। वो उसे पूरे होशो हवास में देखना चाहता था। अभिमन्यु उसे ब्रश पर पेस्ट लगा कर देता है। अभिमन्यु उसका बिल्कुल बच्चों की तरह ध्यान रख रहा था और निशा भी उससे अपने खूब नखरे उठवाती थी। आधे घंटे बाद दोनों बाथरूम से नहाकर निकले। निशा ने बेबी पिंक ऑफ शोल्डर टॉप के साथ व्हाइट जीन्स पहनी हुई थी और अभिमन्यु ने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। निशा अपने बाल बनाने लगी और तभी उनके रूम की बेल बजी। अभिमन्यु ने दरवाजा खोला तो वेटर ब्रेकफास्ट लेकर आया था। उसने अंदर लॉबी में उनका ब्रेकफास्ट लगा दिया। 1 घंटे बाद निशा और अभिमन्यु अपना ब्रेकफास्ट करके रिजॉर्ट से निकल जाते हैं। पिछली रात की बारिश के बाद मौसम काफी साफ था। हल्की हल्की धूप थी, जीप भी सूख चुकी थी। अभिमन्यु ने लो साउंड पर गाना लगा दिया। रोमांटिक मोमेंट्स के बीच बजते ये रोमांटिक गाने, ये सुनकर दोनों काफी सुकून में थे। निशा ने अभिमन्यु की तरफ देखा जो कि आंखों पर काला चश्मा लगाए जीप चला रहा था। निशा ने पीछे देखा तो उनके बैग्स पड़े हुए थे, जिसका साफ अर्थ था कि वो लोग वापस उस रिजॉर्ट में नहीं जाने वाले। निशा ने अभिमन्यु से कहा, अभी? अभिमन्यु ड्राइव पर फोकस करते हुए निशा की तरफ बिना देखे ही जवाब देता है, निशा ने कुछ गहरी सोच में डूबे रहने के बाद पूछा, आपने कैसी लड़की की एक्सपेक्टेशंस रखी थी अपने लाइफ में? अभिमन्यु ने एक पल के लिए पलट कर निशा की तरफ देखा, फिर रोड पर फोकस करते हुए बोला, छोड़ो, तुम आ गई हो ना लाइफ में, तो क्या करना है उसका? लेकिन निशा तो जैसे जिद पर अड़ी हुई थी। उसने एक गहरी सांस लेकर पूछा, नहीं, बताइए मुझे। अभिमन्यु उसकी बात पर उसे देखता है जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अभिमन्यु ने अब गहरी सांस ली और कहा, लिव इट निशा। निशा तो जैसे ये बात छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो आज अपनी बात का जवाब जानना चाहती थी और वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, अभी प्लीज, आई वॉन्ट टू नो। अब अभिमन्यु जान गया था कि निशा बिना जवाब के लिए मानने वाली नहीं है। उसे अब उसके सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। और यही सोचते हुए अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली और निशा की तरफ देखते हुए बोला, ओके, मैंने हमेशा ऐसी लड़की एक्सपेक्ट की थी जो मेरी टक्कर की हो, जिसका मेरे साथ स्टेटस मैच करे, जो लड़की मेरी प्रॉब्लम में मेरे साथ डट कर खड़ी रहे और सपोर्ट करे, जो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने में सक्षम हो, जो मेरी पर्सनल स्पेस में आने की कोशिश ना करे, जो मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करे, जिसको किसी के भी सपोर्ट की जरूरत ना हो, जो खुद में ही एक सपोर्ट हो दूसरों के लिए, जिसे देखकर सब कहे कि ये अभिमन्यु मित्तल की बीवी है, जो परफेक्ट हो। निशा ने अभिमन्यु की इस बात को सुना और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई। उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर पूछा, मैं आपकी टक्कर की तो हूँ, आपसे लड़ सकती हूँ, आपको टोक सकती हूँ, आपसे डरती नहीं, लेकिन आपके स्टेटस की नहीं हूँ। अपनी तो मैं काफी हद तक प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कर लेती हूँ। मैं आपके पर्सनल स्पेस में भी ना हूँ, उसकी पूरी कोशिश करती हूँ। पर आपके बिजनेस में मैं हेल्प नहीं कर सकती। मुझे कई बार सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और मैं किसी का सपोर्ट हूँ कि नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानती। आपकी प्रॉब्लम्स में मैं हमेशा आपके साथ डट कर खड़ी रहूंगी। और जहाँ तक बात रही लोगों को पता लगने की, तो हमने तो किसी को अभी तक बताया ही नहीं। लेकिन आई एम नॉट परफेक्ट, तो मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस वाली लड़की नहीं हूँ। अभिमन्यु निशा की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि सभी पॉइंट्स उसके ऊपर फिट नहीं बैठ रहे थे। अभिमन्यु ने ये देख कहा, निशा, तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि नो वन इज परफेक्ट। इवन मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ। तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम मुझे सबसे अजीज हो। निशा बस फी की तरह मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर उदासी अभी भी थी। अभिमन्यु गहरी सांस लेकर बोला, तुमने कौन सा मुझ जैसा लड़का एक्सपेक्ट किया होगा? ये बात निशा को सही लगी। अभी आगे बोला, और जो अनएक्सपेक्टेड रिलेशंस होते हैं ना, वो बहुत खास होते हैं। और वैसे भी, चाहे तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस वाली ड्रीम गर्ल ना हो, लेकिन तुम मेरी चाहते पूरी कर सकती हो। निशा को काफी अच्छा लगा था कि अभिमन्यु उसे चीयर कर रहा था। उसने भी एक्सपेक्टेशन वाली बात छोड़ दी। उसने कहा, और क्या चाहते हैं आपकी? अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला। निशा मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अभिमन्यु ने कहा, तो कहो, करोगी पूरी मेरी चाहते? निशा उसे गाड़ी रोकने का कहती है तो वो गाड़ी रोक देता है। निशा आगे बढ़कर उसकी गोद में बैठ जाती है। अभिमन्यु मुस्कुरा देता है। निशा ने उसके सीने से सिर लगा दिया। अभिमन्यु भी खुद को सेट करके जीप चलाने लगा। निशा कहती है, आपकी हर चाहत पूरी करूंगी। अभिमन्यु सिर झुकाकर उसका माथा चूम लेता है और अपने मन में कहता है, अगले सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ निशा। क्या है अभी का अगले 3 दिनों का प्लान? क्या और सरप्राइज है निशा के लिए? क्या मोड़ लेगी अभी और निशा की ये प्यार भरी दास्तां? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 110। निशा के माँ बाप को पता चला सच। तुम्हें पता है अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभिमन्यु की बात सुनकर निशा हैरान रह गई। वो कुछ सोचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जानती थी कि उसे कुछ पता नहीं।
अभी उसे इस वक्त कहाँ ले जा रहा है। वो इस वक्त केवल अंदाजा लगा सकती थी और ये अंदाजा गलत होने वाला था। इसलिए वो कुछ देर तक सोचती रही और एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे नहीं पता, पर मैं जानती हूँ कि मैं गैस भी नहीं कर पाऊंगी। आप ही बताइए ना कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कम से कम तुम ट्राई तो कर ही सकती हो। निशा ने कहा, इतनी पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं, प्लीज बता दीजिए ना। लेकिन अभिमन्यु अभी बताने के मूड में नहीं था। वो निशा की टांग खींचना चाहता था और उसे उलझा हुआ देखकर अभिमन्यु को थोड़ी बहुत तसल्ली भी हो रही थी। वो फिर बोला, जहाँ अब हम जा रहे हैं वो तुम्हारी फेवरेट प्लेस है। तुम्हें वहाँ का नाम सुनते ही एक्साइटमेंट हो जाता है। वो जगह तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। बताओ, इतने सारे हिंट दे दिए, इसके बाद भी क्या तुम गेस नहीं कर पाओगी। अभिमन्यु की बात सुनकर निशा कुछ सोचने लगी। फिर काफी देर सोचने के बाद बोली, जो जगह मुझे पसंद है, मेरी फेवरेट प्लेस, जिसका नाम सुनते ही मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, वो तो सिर्फ मेरा घर हो सकता है। इतना कहते हुए निशा ने अभिमन्यु की तरफ देखा और अभिमन्यु के एक्सप्रेशंस देखकर उसकी हैरानी पहले से कई गुना बढ़ गई। वो आंखें फाड़ते हुए अभिमन्यु से बोली, क्या सच हम घर जाने वाले हैं? नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप मजाक कर रहे हैं ना? अभिमन्यु ने तसल्ली भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ निशा, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, वो भी मेरे और तुम्हारे इस रिश्ते को तुम्हारे पेरेंट्स के सामने एक्सेप्ट करने के लिए। अभिमन्यु की बात सुनकर निशा की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वो जानती थी कि आज अभिमन्यु उसके साथ था और अभिमन्यु के होते हुए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी उसे कुछ नहीं कर सकता। अभिमन्यु की इस बात से निशा एक पल के लिए घबरा गई थी और फिर निशा का चेहरा टेंशन में देखकर अभिमन्यु ने कहा, निशा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन हमें इसे फेस करना होगा और हम ये जितना जल्दी करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम्हारी फैमिली को हमारा ये रिश्ता एक्सेप्ट करना होगा और हमें मिलकर उनसे माफी मांगनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभिमन्यु की बात सुनकर निशा कुछ नॉर्मल हुई। अगले दिन निशा और अभिमन्यु संगरूर पहुंच चुके थे और दोनों निशा के घर पर थे। अचानक अभि और निशा को देखकर वहाँ सभी हैरान थे। दोनों ही काफी नर्वस थे और दोनों के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। सामने दीक्षांत जी, माधवी जी और दिशा बैठे थे। दीक्षांत जी के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं थे, लेकिन माधवी जी और दिशा हैरत से निशा के गले का मंगलसूत्र और मांग में भरा सिंदूर देख रहे थे। हर कोई निशा से पूछना चाहता था कि आखिर उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कब और कैसे लिया। वहाँ मौजूद हर शख्स के मन में सैकड़ों सवाल दौड़ रहे थे और सभी निशा से अपने अपने सवालों का जवाब मांगना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, निशा ने बोलना शुरू कर दिया और तब तक नहीं रुकी जब तक उसने पूरी कहानी नहीं सुना डाली। सब बिल्कुल मौन से उसे देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला था। निशा की आंखों में अब नमी छाने लगी। वो अब अपनी जगह से उठी और दीक्षांत जी के पैरों में बैठकर उनकी तरफ चेहरा उठाकर बोली, आई एम सॉरी पापा, पर उस वक्त परिस्थिति ऐसी ही थी। आई एम रियली सॉरी। दीक्षांत जी कुछ भी कहते उससे पहले माधवी जी अपनी जगह से खड़ी हुई और निशा को उसकी बाह से पकड़कर उठाकर गुस्से से कहा, अरे एक बार बता तो सकती थी ना, तुझे हमने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया अपनी इज्जत को खत्म करने के लिए तो नहीं। पर हम कैसे भूल गए कि अपना अपना होता है और पराया पराया। तूने साबित कर दिया निशा कि तू हमारी सगी नहीं है। अरे अब हम मोहल्ले वालों को क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे कि बेटी ने मुंबई जाकर हमसे बिना कुछ कहे शादी कर ली? अरे अरे अरे, अफसोस हो रहा है उस पल का जिस पल हम तुझे घर लाए थे। दफा हो जाए यहाँ से और मुड़कर कभी नहीं आना। निशा की आंखों से आंसू निकल चुके थे। वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। अभिमन्यु खामोशी से बैठा दीक्षांत जी की तरफ देख रहा था। माधवी जी अब उसे पकड़कर जैसे ही दरवाजे तक लेकर जाने लगी, दीक्षांत जी ऊंची आवाज में बोले, माधवी रुक जाओ। माधवी जी उनके रोकने से हैरत से उन्हें देख रही थी। दीक्षांत जी ने कहा, निशा ने यह फैसला मुझसे पूछ कर लिया था। अभिमन्यु के अलावा सब उन्हें चौंक कर देखने लगे। दीक्षांत जी ने अब निशा की तरफ देखकर कहा, क्यों निशा, शादी के वक्त तुमने हमने फोन नहीं किया था? उनकी बात सुन निशा को याद आया उसने दीक्षांत जी से कैसे एडवाइस ली थी। उसने रोते हुए मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दीक्षांत जी ने कहा, चाहे निशा ने हमसे डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन पूछा था और आखिरी बार जब निशा आई थी तब अभिमन्यु ने मुझे सब बता दिया था। निशा चौंक कर अभिमन्यु को देखने लगी जो उसे आंखों से ना रोने का इशारा कर रहा था। अब निशा को समझ आ गया कि अभिमन्यु रास्ते भर इतना रिलैक्स कैसे था। रास्ते भर निशा इसी टेंशन में थी कि अपने घर वालों को कैसे समझाएगी, लेकिन हमेशा अभिमन्यु उसे रिलैक्स रहने को कहता और अब उसे समझ आया कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। माधवी जी ने नाराजगी से कहा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? दीक्षांत जी ने कहा, क्योंकि उस वक्त निशा इस शादी को नहीं चाहती थी, इस रिश्ते को नहीं चाहती थी और अभिमन्यु उसे मना रहा था। और अब जब निशा मान चुकी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माधवी जी अब भी अपनी असहमति जताते हुए बोली, लेकिन लोग क्या कहेंगे? दीक्षांत जी इससे पहले कुछ भी कहते, अभिमन्यु जो कि अब इरिटेट हो रहा था वो बोला, उनके दिमाग में जो आएगा वो वही कहेंगे और हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है जो बेवजह फालतू में अपना दिमाग चलाते हैं और कुछ भी कहते हैं। लेकिन अगर उन्होंने लिमिट क्रॉस की तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए
कि निशा मुंबई के सबसे पावरफुल खानदान की बहू है, मित्तल खानदान की। माधवी जी चुप हो गई। उन्होंने अब निशा के हाथ को छोड़ दिया और वहां से अपने कमरे में चली गई। निशा समझ गई कि माधवी जी अभी भी नाराज है। दीक्षांत जी ने निशा के मायूस चेहरे को देखकर कहा, निशा, तुम तो अपनी माँ को जानती हो, वो कितनी जल्दी नाराज हो जाती है। फिक्र ना करो, वो अपनी मंजूरी दे देगी। निशा मायूसी से सिर हिला देती है। दीक्षांत जी भी अपनी व्हील चेयर पर कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। दिशा अब उठी और अभिमन्यु से बोली, मुझे आप पर क्रश था, लेकिन आप तो मेरे जीजू ही बन गए। बाकी किसी का पता नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ दी ने आपको चुना। अब मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने फ्लॉन्ट कर सकती हूँ कि मेरे जीजू कितने हैंडसम हैं। फिर निशा के पास आकर, दी आई लव यू। फिर वो भी अपने कमरे में चली गई। अभिमन्यु अब निशा की तरफ बढ़ा और बोला, निशा। निशा बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे में चली गई। अभिमन्यु भी उसका पीछा करते करते उसके कमरे तक आ गया। निशा का कमरा गार्डन की साइड था। उसके कमरे का दरवाजा स्लाइड डोर था और ट्रांसपेरेंट था, जो कि सीधा गार्डन में ही खुलता था। कमरा सफेद रंग में रंगा हुआ था। बीच में बेड, एक तरफ अलमारी और साथ में ड्रेसिंग टेबल। बेड के पीछे वाली दीवार पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी, उसकी फैमिली के साथ। कुछ तस्वीरों में अजित, शिखा और मिष्टी भी थे। कमरे के ऊपर सीलिंग भी ट्रांसपेरेंट था, जिस कारण आसमान में चमक रहे तारे साफ दिख रहे थे। बाथरूम कमरे से बाहर एक तरफ था। अभिमन्यु ने दरवाजा बंद किया और पर्दे लगा दिए। निशा उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने पीछे से उसे बाहों में भरकर उसे सब कुछ कहा सुनाया, जो भी उस दिन हॉस्पिटल में हुआ। निशा ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अभिमन्यु ने कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद भी उन्हें सब बताओ। निशा बिना कुछ कहे उसके सीने से लग गई। अभिमन्यु ने उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया। निशा ने कुछ देर बाद पूछा, अभी मम्मा मान जाएंगे ना? अभिमन्यु ने उसके बालों को चूम कर कहा, हाँ। निशा ने अपने हाथ कस दिए। अभिमन्यु ने अब उसे बेड पर बिठाया और कमरे को एक नजर देखकर कहा, तुम्हारा कमरा काफी यूनिक है। निशा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, क्योंकि मैं पूरा दिन गार्डन में रहती थी, तो मैंने अपना कमरा यही बनवा लिया, वरना पहले मैं और दिशा कमरा शेयर करते थे। अभिमन्यु बस एकटक उसे देखता रहा। निशा ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? अभि ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कुछ नहीं, चलो सो जाए, वैसे भी ट्रैवल करके थके हुए हैं। निशा सिर हिला देती है। दोनों ने कपड़े बदले और लेट गए। निशा इसी सोच में गुम थी कि कल माधवी जी को कैसे मनाएगी। कुछ पलों बाद दोनों नींद के आगोश में चले गए। क्या माधवी कबूल करेगी उन दोनों के रिश्ते को? क्या अभि और निशा की इस बेइंतहा मोहब्बत को मिलेगा कोई नया मोड़? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 111। निशा इस बात को लेकर काफी परेशान थी कि उसकी माँ मानेगी या नहीं, और उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी। उसे लग रहा था कि अगर माँ ने उसकी बात नहीं मानी तो बहुत बुरा हो जाएगा, और यही सोच सोच कर निशा का दिल बैठा जा रहा था। लेकिन अभिमन्यु उसके साथ था और अभिमन्यु ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो निशा, आज तुम्हारे पापा माने हैं, वो तुम्हारे साथ है, तो आंटी जी और कितना गुस्सा हो सकती है, और उन्हें भी एक न एक दिन मानना ही पड़ेगा। अभिमन्यु की बात सुनकर निशा को थोड़ी तसल्ली महसूस हुई और उसने अपने आप को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, काफी टाइम हो गया है, हमें अब सोना चाहिए। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और दोनों ने कपड़े बदले और सोने को चले गए। लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे भी निशा इसी सोच में गुम थी कि कल माधवी जी को कैसे मनाएगी। उसके दिमाग में रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि माँ मानेगी या नहीं। यही सोचते हुए वो आधी रात तक करवट बदलती रही। अभिमन्यु उसकी बेचैनी समझ गया और उसने उसे अपने आगोश में ले लिया, और इसके कुछ पलों बाद दोनों नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह सूरज की रोशनी निशा और अभिमन्यु के चेहरे पर पड़ रही थी। निशा की नींद खुल गई। अभिमन्यु ने अपना चेहरा धूप से बचने के लिए तकिए से ढक दिया। ये देख निशा अपनी जगह से उठी और उसने एक बटन दबाया, जिससे ऊपर की सीलिंग कवर हो गई। वो अब कमरे से निकलकर फ्रेश हुई और नहाकर घर के अंदर गई। घर में माधवी जी चाय बना रही थी। माधवी जी चाय बनाते वक्त किसी सोच में गुम थी। उनकी आंखों के नीचे के काले घेरों से साफ पता चल रहा था कि वो रात में सोई नहीं थी। निशा हौले हौले कदमों से माधवी जी की तरफ बढ़ी। माधवी जी की पीठ निशा की तरफ थी। निशा ने अचानक ही माधवी जी को पीछे से गले लगा लिया तो माधवी जी चौंक गई। निशा ने पीछे से उन्हें गले लगाए कहा, गुड मॉर्निंग माँ। माधवी जी के चेहरे पर कई भाव आए और गए। उन्होंने अपने चेहरे को कठोर किया और निशा के हाथों को झटक कर उसे खुद से दूर कर दिया। निशा झटके से पीछे हो गई। निशा हैरत से माधवी जी को देखने लगी। माधवी जी अब निशा की तरफ मुड़ी और कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। एक पल के लिए निशा को विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी अभी उसकी माँ ने क्या कहा। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वो हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रही हो माँ? माधवी जी ने गुस्से के साथ कहा, वही जो तुमने अभी अभी सुना, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ।
इस बार माधवी जी के चेहरे पर पहले से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। निशा हैरत और नम आंखों से उन्हें देखने लगी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन माधवी जी ने उसे हाथ दिखाकर रोककर कहा, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल देखना भी मुझे नागवारा है अब। निशा ने बेबसी से कहा, पर क्यों माँ, ऐसा भी क्या हुआ है? माधवी जी ने कठोर लहजे में कहा, क्या हुआ है? निशा, तुमने हमसे छुपकर हमें बिना बताए शादी की है और तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ? निशा ने उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए कहा, पर पापा ने भी तो एक्सेप्ट कर लिया है ना अभी को, तो आप भी कर लीजिए ना। माधवी जी ने पहले से और ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए कहा, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, तो क्या मैं भी अंधी हो जाऊं? बात सिर्फ अभी की नहीं है। इतना कहकर उन्होंने उससे मुंह फेर लिया। निशा सवालिया नजरों से उन्हें देख रही थी। माधवी जी ने गहरी सांस लेकर कहा, बात हमारी इज्जत की है। अगर रिश्तेदारी में किसी को भी पता चला कि तुमने बिना बताए शादी की है और सब हमें बेइज्जत करेंगे, और ऐसे हालातों में दिशा के लिए रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी लड़की से कौन ही अपने बेटे की शादी करवाएगा जिसकी बहन ने बिना अपने माँ बाप को बताए शादी की हो? कल तुम रात के अंधेरे में आई थी तो मोहल्ले में किसी ने देखा नहीं। अब तुम जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे पापा ने स्वीकार किया है अभिमन्यु को, लेकिन मैं नहीं स्वीकार सकती, क्योंकि उन्हें किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि जो मेरी अपनी बेटी नहीं है उसके कारण आगे जाकर मेरी अपनी बेटी को किसी भी तरह की दिक्कत आए। आज तक माधवी जी के हर लफ्ज में निशा ने शहद से बढ़कर मिठास पाई थी, और आज के लफ्जों में नीम जैसी कड़वाहट थी जो सीधा निशा के दिल पर जहर की तरह वार कर रही थी। उसने कभी अपने बुरे से बुरे ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि उसे माधवी जी से ये सुनना होगा। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि माधवी जी दिशा से ज्यादा प्यार करती है, और उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए उसे जितना मिलता था वो बहुत था। निशा की आंखों से आंसू बहकर गालों पर पहुंच गए। निशा ने खुद के भावों को संयम रखते हुए कहा, माँ इतनी नफरत? माधवी जी ने कठोर लहजे में कहा, नफरत नहीं, परवाह है अपने परिवार की इज्जत की, जो तुम्हें करनी चाहिए थी। निशा लगभग रोने वाली थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, तो आप क्या चाहती है? माधवी जी ने झट से जवाब दिया, यही कि तुम यहाँ से चली जाओ हमेशा के लिए और कभी लौट कर ना आओ। निशा ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन माँ उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जितना प्यार आप दिशा से करती है उतना ही मैं भी करती हूँ। मैंने कभी दिशा के लिए कोई दिक्कत नहीं चाही, बल्कि अपनी ओर से हर कोशिश की है उसकी दिक्कतों को कम करने के लिए। खैर, पापा जी के उठने के बाद उनसे मिलकर हम चले जाएंगे। अगर उनके उठने से पहले गए तो उन्हें शक हो जाएगा और उसका असर उनकी तबीयत पर पड़ेगा। पर प्लीज उनके सामने इस तरह का व्यवहार करिएगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैं नहीं चाहती कि उनकी तबीयत खराब हो। माधवी जी ने कुछ नहीं कहा। उनका आगे से कोई भी जवाब ना मिलने पर निशा किचन से बाहर निकलती है तो बाहर दिशा आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। दिशा को देख निशा की आंखें बड़ी हो गई। उसने मुड़कर माधवी जी को देखा, जिनकी पीठ उस तरफ थी। उसने दिशा को ना रोने का इशारा किया और वहां से कमरे की तरफ भाग गई। दिशा किचन में पानी लेने आई थी जब उसने माधवी जी और निशा के बीच का वार्तालाप सुन लिया था। वो भी अपने कमरे की तरफ भाग गई। निशा सीधा अपने बाथरूम में गई और शॉवर ऑन करके फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे बाद वो बाथरूम से निकली। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो कमरे में गई तो पाया कि अभिमन्यु अभी भी सोया हुआ था। निशा ने अभिमन्यु के कपड़े निकाल दिए और बैग पैक कर लिया। आधे घंटे बाद अभिमन्यु उठ गया। उसने उठते ही निशा को बाहर गार्डन में बैठे देखा तो उसकी तरफ बढ़ गया। उसने उसे पीछे से हक करके कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान। निशा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग। जाइए, जाकर नहा लीजिए, हमें निकलना है मुंबई के लिए। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, पर तुम्हारी मॉम तो मानी नहीं। निशा ने बात घुमाते हुए कहा, वो मान चुकी है। आज सुबह जब मैं किचन में गई और उन्हें मनाया तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया था। अभिमन्यु ने उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, पक्का? निशा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। अभिमन्यु फिर नहाने चला गया। ब्रेकफास्ट के टाइम माधवी जी अभिमन्यु और निशा के साथ बहुत प्यार से पेश आई, जिससे दीक्षांत जी और अभिमन्यु दोनों को लगा कि सब ठीक है। पर असल कहानी तो सिर्फ निशा, माधवी जी और दिशा ही जानते थे। नाश्ता करके दोनों ने सभी से विदा ली। निशा जैसे दिशा के गले लगी, निशा ने उसके कान में कहा, तुझे मेरी कसम, तो पापा को कुछ नहीं बताएगी। तू माँ और पापा दोनों का ध्यान रखेगी। इतना बोल निशा उससे मुस्कुराते हुए अलग हुई। दिशा की आंखों में नाराजगी थी जो निशा देख पा रही थी। दिशा निशा से नाराज थी कि उसने माधवी जी की बात को क्यों माना। दिशा शुरुआत से ही निशा की लाडली रही। वो उससे क्लोज थी। उसे निशा के साथ माधवी जी का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया था। पर दिशा अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो भी जानती थी कि अगर ये बात उसने माधवी जी को बताई तो दीक्षांत जी की तबीयत पर बात आ सकती है, जो कोई नहीं चाहता। इसलिए वो शांत रही। उसने सिर हिलाकर निशा की बात पर सहमति दे दी।
निशा और अभिमन्यु निकल गए। दोनों शाम 7 बजे तक गायत्री भवन में थे। सभी उनके आने से बहुत खुश थे। इसी तरह एक हफ्ता निकल गया। दोनों अब अपने रूटीन